आज हम सॉल्व करेंगे यूपी पीसीएस 2020 प्रीलिम्स का पेपर। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मैंने कई बार आपको बताया कि इस तरह के प्रश्न में पहले अंडरलाइन नहीं को कर लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न कुछ ना हो। तो देखिए, मोरक्को की राजधानी, ए ऑप्शन है मोरक्को की राजधानी रबात, एकदम सही है। बी ट्यूनीशिया का ट्यूनिस सही है। अल्जीरिया का अल्जीयर्स सही है। केप वर्दे का बामको गलत है। बामको जो है वो माली की राजधानी है और केप वर्दे की बात करेंगे तो ये प्राइया, इसकी राजधानी प्राइया है। इस तरह से विकल्प आपका सही क्या होगा, डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो उत्तर है इसका दरभंगा बिहार। जो मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था वो दरभंगा बिहार से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो इसका उत्तर होगा मैग्नीज। मैग्नीज, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। इस प्रश्न को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर जलवायु जो हमारी पृथ्वी है उसमें वायुमंडल न हो तो जो भू सतह है उसका औसत तापमान क्या होगा। दोनों एक ही बात है। तो इसका उत्तर सही होगा बी, -18 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेल का प्रश्न है। आपको बताना है कि इसमें से सुमेल करने पर क्या उत्तर होगा। एटलस, ये कहाँ पर है। एटलस जो है आपका वो मोरक्को में है। कलिमंजारो कहाँ पर है, ये तंजानिया में है। चिमरोज़ो ये कहाँ पर है, ये इक्वाडोर में है। और पायरेनीज कहाँ है, वो फ्रांस और स्पेन में है। तो आपका विकल्प क्या होना चाहिए, 4, 3, 2, 1। इस तरह से विकल्प ए सही हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। अच्छा, ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न में आपको पूरे याद कर लेना है सॉल्व करने के बाद। जैसे अगले नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे पैरनीज किस देश में स्थित है, तो आपको विकल्प दे देगा ये चारों में से चारों, ए फ्रांस, इक्वाडोर, तंजानिया, मोरक्को। तो आपको उत्तर लगाना पड़ेगा जो इसमें सही है पैरनीज का। इसलिए पेपर सॉल्व करते समय उसको ध्यान से उसको देखना ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पे बदलता है कहलाता है, क्या कहलाता है, बी सियर, सियर कहलाता है। तो विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, किस लिए मलेशिया की किंटा घाटी प्रसिद्ध है, ये टीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टीन उत्पादन के लिए। वैसे भी मलेशिया टीन उत्पादन में विश्व में अच्छा स्थान रखता है, तो आप इससे भी गेस कर सकते थे। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है। तो ऑप्शन आपके सामने क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन और मायोग्लोबिन। तो सही उत्तर होगा डी, मायोग्लोबिन। इसमें लौह होता है। आप इसको हीमोग्लोबिन से कंफ्यूज मत करिएगा। हीमोग्लोबिन जो होता है आपको पता ही होगा कि एक प्रोटीन है। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों ही प्रोटीन है। अंतर सिर्फ इस बात का कि हीमोग्लोबिन जो है वो वाहिका रक्त में पाया जाता है, जबकि मायोग्लोबिन मसल टिश्यू में यानी ऊतक में स्थित रक्त में पाया जाता है। और दोनों में ही ऑक्सीजन के वहन के लिए क्या यूज़ होता है, उसके लिए आवश्यकता होती है लौह की। ठीक है, तो इसलिए इसमें लौह पाया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी, मायोग्लोबिन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो गैबॉन से, नहीं पे अंडरलाइन कर लीजिए, ध्यान रहेगा। गैबॉन,
गैबॉन से गुजरती है, सोमालिया से गुजरती है, भूमध्य रेखी गिनी देश से नहीं गुजरती है और रवांडा से भी नहीं गुजरती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 3 और 4, जहाँ से नहीं गुजरती है। तो विकल्प डी सही होगा, 3 और 4। जीन के भीतर अनुक्रम में परिवर्तन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। जीन के भीतर जो अनुक्रम आधार में परिवर्तन होता है उसे उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहते हैं। इस टाइम कोविड-19 में भी आपको पता होगा कि जो इसका कोविड-19 है वो म्यूटेशन के कारण अलग अलग रूप धारण करते जा रहे हैं, जिससे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 में। तो विकल्प ए सही होगा, भाग 9। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ए सही ऑप्शन होगा, फोटोसेल फायर अलार्म में यूज़ किया जाता है। फोटोसेल एक इफ़ेक्ट होता है, टिंडल इफ़ेक्ट, जिससे फोटोसेल फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देता है और अलार्म बजने लगता है। तो टिंडल इफ़ेक्ट भी ध्यान रखिएगा कि फायर अलार्म में टिंडल इफ़ेक्ट का यूज़ होता है। यहाँ पर उत्तर सही होगा, ए फोटोसेल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? पहले तृतीय तल समझ लीजिए। तृतीय तल 3 तल माने जाते हैं। पहला तल जो केंद्रीय सरकार है उसको पहला तल, राज्य सरकार को दूसरा तल, और जो स्थानीय स्वशासन है यानी पंचायत और नगर पालिका उसको तृतीय तल माना जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कब जोड़ा गया? तो ये 1992 में जोड़ा गया था। तो विकल्प सी सही होगा, 1992। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो 1993 है इसमें लागू हुआ था, जोड़ा गया था 92 और लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, अगला प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? पहले यहाँ पे उत्तर देखिए, नहीं है, कौन सा प्लास्टिक नहीं है। आप थर्मोप्लास्टिक छोड़िए, ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे प्लास्टिक कौन सा आपको नहीं दिख रहा है। ध्यान देंगे तो ये जो नियोप्रीन है ये संश्लेषित रबर होता है, तो रबर तो प्लास्टिक होता नहीं। तो आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? नियोप्रीन, बी ऑप्शन नियोप्रीन। तो ये इस तरह से सरल हो जाता है। प्लास्टिक जो होता है वो 2 तरह के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक मतलब वो प्लास्टिक होते हैं जिसको तापमान बढ़ाने पे जो कोमल हो जाए और तापमान घटाने पे ठोस हो जाता है। ये कितनी बार भी ऐसा आप कर सकते हैं। और जबकि थर्मोसेटिंग में एक बार आप तापमान बढ़ाने पर जो वो रूप धारण कर लेगा, फिर वो उसमें बदलाव संभव नहीं होता है। थर्मोप्लास्टिक के बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, और थर्मोसेटिंग में बेकेलाइट और मेलामाइन भी इसके उदाहरण होंगे। खैर यहाँ पर उत्तर होगा, थर्मोप्लास्टिक नहीं है तो उत्तर हो जाएगा नियोप्रीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? फिर से बोल रहा है, नहीं है। तो अनुच्छेद 3 के तहत तो नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 में होता है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन होता है और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन ये भी होता है। नए राज्यों का प्रवेश वो अनुच्छेद 3 के तहत नहीं होता है। तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? तो जो प्रोटीन का पाचन शुरू होता है वो होता है डी अमाशय से। तो विकल्प सही होगा, डी अमाशय सही होगा। प्रोटीन आपको पता ही होगा कि इसका नामकरण जो है जे मुल्डर ने किया था और प्रोटीन से ही एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस टाइम कोविड-19 में एंटीबॉडी की बहुत चर्चा हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? फिर से पूछ रहा है, नहीं होती है। तो संसद की भूमिका पूछी जा रही है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में होती है,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में हटाने में संसद की भूमिका होती है। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने में इनकी भूमिका होती है। तो क्या विकल्प सही होगा आपका? सिर्फ 3 संसद की भूमिका नहीं, 3 अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग को, तो विकल्प सही हो जाएगा डी आपका, केवल 3। यहाँ समझिएगा कि जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको वो तो या तो त्यागपत्र दे सकते हैं या तो संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत उन पर अभियोग लगाया जा सकता है, जो सिर्फ जिसके 2 आधार हैं, सिर्फ 2। पहला है कदाचार, दूसरा असमर्थता। तो इसमें संसद की भूमिका हो जाती है। फिर आप देखिए कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं उनको हटाने का जो प्रोसेस है वो भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के भांति है, तो इसमें भी सेम तरीका अपनाया जाएगा। जबकि अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, जिनको हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी रोग हो जाता है, डी सही होगा। यानी पॉलिश किए हुए चावल का आप उपयोग करते खाते हैं तो आपको बेरी रोग हो जाता है। ये बेरी B1 या थायमिन की कमी से होता है, क्योंकि B1 पॉलिश किए हुए चावल में समाप्त हो जाता है। सूखा रोग विटामिन डी, घेगा आपको पता ही होगा, आयोडीन की कमी से, और रक्त अल्पता यानी खून की कमी आरबीसी की कमी से यानी लौह की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है तो किसमें? राज्य निर्वाचन आयोग में होता है। तो विकल्प क्या होगा सही? डी, राज्य निर्वाचन आयोग। उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव हुए हैं, आपने देखा होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग की ही उसमें पूरी भूमिका थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन के जो होता है वो रक्त के जमने में सहायक होता है, तो उत्तर हो जाएगा ए आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फिर से पूछ रहा है नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर सी दिया था, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का, लेकिन ये गलत है क्योंकि देखिए तो 363 अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है, 280 वित्त आयोग से भी संबंधित है, अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक न्यायाधिकरण से ही संबंधित है, और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से संबंधित है। तो चारों ही विकल्प सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला कथन है कि मस्तिष्क की हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही बात है, हृदय गति को मस्तिष्क नियंत्रित करता है। दूसरा, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ये भी विकल्प जो कथन है वो सही है, तो दोनों ही सही हैं। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा? सी, 1 और दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो 268 में नहीं, 276 में भी नहीं है, 280 में भी नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है। असल में केंद्रीय सतर्कता आयोग संवैधानिक निकाय ना होकर सांविधिक निकाय है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1964 में की गई थी संथानम समिति केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1964 में संथानम समिति के सिफारिश पे की गई थी। इसका मुख्य कार्य भारत सरकार के जो कर्मचारी अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त होता है? तो हींग जो है वो वृक्ष के जड़ों से प्राप्त होता है, तो उत्तर यही हो जाएगा। शिलाजीत तो आपके हिमालयी चट्टानों से प्राप्त होता है, तो उत्तर हो जाएगा हींग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार करना है और बताना है कि उनका क्रम क्या है। तो जयंती पटनायक पहली राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, तो नंबर 1 पहले हो जाएगा। ममता शर्मा 7वीं थी, 7वें स्थान पे। गिरिजा व्यास जी 5वें स्थान पे थी, 5th। और पूर्णिमा अडवाणी जी 4th थी। तो विकल्प आपका हो जाएगा 1, 4, 3 और 2, यानी विकल्प डी सही होगा आपका, 1, 4, 3, 2। और कथन है सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होता है। ये बात बिल्कुल सही है, प्रतीप शर्करा जो है वो अधिक मधुर यानी मीठा होता है। कारण बताया गया है कि प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हैं। लेकिन जो कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए विकल्प सही होगा आपका बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ठीक है, के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद और कर्नाटक, यानी विकल्प बी, हैदराबाद और कर्नाटक। ठीक है, 371 यहाँ मतलब जे होगा। ठीक है, नागालैंड जो है वो 371 ए में आता है, और जो महाराष्ट्र गुजरात है वो 371 में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फिर से आपका सुमेल करने के लिए है ये प्रश्न। अब आप ये सुमेल करिए, कोशिश करिए। तो सोडियम आपको पता है चाकू से आसानी से काटा जा सकने वाला धातु है। पारा जो है वो उसका क्या गुणधर्म होता है, वो कमरे के ताप पर भी द्रव में बना रहता है। उसके अलावा आप नेक्स्ट पर आइए, तो चांदी जो है वो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, और शीशा या लेड ऊष्मा का कुचालक होता है। तो विकल्प क्या सही हो जाएगा आपका? सी। 4, 2, 1, 3 सही है, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो मूल कर्तव्य 4 क में सही है। राज्य भाग 6 में है। भारत का महान्यायवादी जो है, इसका भाग गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये भारत का महान्यायवादी जो है भाग 5 में है, न कि 13 में। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये 14 सही है। तो आपका विकल्प क्या होगा? सी, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फिर से मिलान का है। पदार्थ और अनुप्रयोग बताने हैं। तो नीला थोथा जो होता है वो आपके कवकनाशी होता है। ठीक है, योसिन लाल स्याही में यूज़ होता है, पदार्थ है, लाल स्याही से बनती है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में, और जिंक फास्फाइड वो कृतंकनाशी होता है। ठीक है, चूहा मारने की दवा आप कह सकते हैं। तो जिंक फास्फाइड, तो विकल्प आपका सही हो जाएगा सी। 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो उत्तर होगा सी, अनुच्छेद 5 से 11 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फिर से पूछ रहा है, नहीं है। तो फाइब्राइन ये जो होता है वो कृत्रिम नहीं है। बाकी नियोप्रीन, लेक्सॉन और टेफ्लॉन तीनों ही कृत्रिम पदार्थ है। फाइब्राइन
वो पदार्थ है जो खून में थक्का जमाने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? विकल्प लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति या याचिका समिति। तो उत्तर इसका सही है, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है संसद की। इसमें कुल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। ठीक, लोक लेखा समिति जो है उसमें 22 सदस्य होते हैं और जो लोक उपक्रम समिति में भी 22 ही होते हैं। दोनों में ही 22 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। याचिका समिति में 25 सदस्य होते हैं। ठीक है, 15 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। तो इस हिसाब से सबसे बड़ी समिति कौन सी होगी? प्राक्कलन समिति। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति ये वित्तीय समितियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये करंट अफेयर से संबंधित है तो इसको स्किप करते हैं। अगला प्रश्न कथन कारण। कथन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है। कारण है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली का तत्व समाहित है। ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा या से विरासत शहर और वृद्धि योजना यानी हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो वाराणसी शामिल है इसमें और मथुरा शामिल है, और प्रयागराज नहीं, अयोध्या नहीं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2, वाराणसी और मथुरा। तो उस हिसाब से आपका उत्तर होगा सी, 1 और 2। आपको पता होगा कि जो हृदय योजना है वो 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। इसमें टोटल 12 शहर शामिल थे और यूपी के उसमें 2 शहर थे, वाराणसी और मथुरा। ये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देख रेख इसकी की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो उत्तर होगा 12। तो बी ऑप्शन सही होगा 12। आपको पता होगा कि विधानसभा में 15% या 12 जो भी कम होता है उतना उतने ही मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या हो सकती है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर यानी TFR क्या होनी चाहिए? तो उत्तर है इसका 2.1, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा 2.1। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। तो केशवानंद भारती केस में किया था, वाद में किया था। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। केशवानंद भारती वाद 1973 संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु कौन से विधियों का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, सिर गणना विधि का उपयोग होता है, कैलोरी ग्रहण का होता है, पारिवारिक उपभोग व्यय का होता है, प्रति व्यक्ति आय का नहीं होता है। ठीक है, तो आपका विकल्प क्या सही होगा? 1, 2 और 3, यानी विकल्प बी 1, 2 और 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फिर से क्या कह रहा है? सुमेलित नहीं है।
ठीक है। तो अनुच्छेद 39 से समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, एकदम सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये गलत है क्योंकि अनुच्छेद 48 जो है वो पर्यावरण से संबंधित है और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये आर्टिकल 50 में दिया गया है, न कि 48 में। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? डी सही, मतलब सुमिलित नहीं होगा। कौन सा सम्मिलित नहीं है? विकल्प डी, अनुच्छेद 48। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या है? तो पहला है कि यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। ध्यान दीजिए, प्रति व्यक्ति लिखा हुआ है जो कि गलत है, क्योंकि ये प्रति परिवार 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध कराती है, न कि प्रति व्यक्ति। दूसरा है, इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 के अनुपात में होता है, तो बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि जो आयुष्मान भारत योजना है वो 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा सही? बी, केवल 2। ठीक है। प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरी बात लिखी गई है कि महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो ये बात गलत है, ये कथन। तो आपका विकल्प सही कौन सा होगा? विकल्प ए, सिर्फ केवल एक ही सही है। भारत का जो महान्यायवादी होता है वो आर्टिकल 63 में कहा गया है कि ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा और इनका जो वेतन है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोषकीय यानी सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंध करना। तीसरा है, सी ऑप्शन है, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना, यानी कि दोनों ही काम करना, यानी कि आपका पर्यटन भी जारी रखे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। इसलिए विकल्प सी सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है, कथन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। कारण है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। ये भी बात सही है, लेकिन कथन और कारण एक दूसरे से संबंधित नहीं है, इसलिए विकल्प भी सही होगा। यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर्स का है, लेकिन देख लेते हैं। हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो हौसला 2018 का आयोजन महिला व बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। ये बात सही थी। और यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। ये भी सही है, तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक हो सकता है या हो सकती है? तो सामान्य विधेयक, बिल्कुल सही बात है। सामान्य विधेयक के लिए संयुक्त बैठक हो सकती है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ए, सामान्य विधेयक। धन विधेयक के लिए नहीं हो सकती, संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं हो सकती और विनियोग विधेयक के लिए नहीं हो सकती। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया है? तो विकल्प बी सही, 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया है 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों की विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? ठीक है, तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 गलत है, इसे शक्ति यहाँ प्राप्त नहीं हुई। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बिल्कुल सही है। शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 ये गलत है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से ये लॉकडाउन लगा था, तो उसको जो कंट्रोल करने के लिए जिन कानून बनाया गया है, लॉकडाउन किया गया, उसका जो आधार था वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिजीज एक्ट से प्राप्त होता है। तो विकल्प 2 और 4 सही है। तो दोनों के हिसाब से आप देखिए सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, 2 और 4। मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया गया? सीधा सीधा प्रश्न है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक कब से लाया गया? तो उत्तर आपका हो जाएगा सी, 2010 में ये लाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेल का है। अनुच्छेद और प्रावधान का सुमेल पूछा गया है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद जो 61 है वो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 67 ख जो है वो उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 94 ये स्पीकर को हटाने से संबंधित है। और अनुच्छेद 90 ये राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। तो आपका विकल्प सही क्या होगा? सी, 2, 3, 4 और 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन कारण का प्रश्न है, कथन है राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है, जो गलत है। 20-30 नहीं, ये 2020 से 25 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। दूसरा है कारण बताया गया कि एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है, ये बात सही है। तो इस तरह से ए गलत है और आर सही है, तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। ए गलत है और आर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न देखते हैं, ये करंट अफेयर्स से है तो इसको स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर है? तो लखनऊ में है बायोटेक्नोलॉजी पार्क, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न भी करंट अफेयर्स से है तो इसको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हो सकता है ये प्रश्न घुमा के किसी तरह से पूछ लिया जाए। केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा कितनी बढ़ा दी गई है? क्या कर दी गई? उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा, तो इसका उत्तर होगा 15% बढ़ा दी गई है। ठीक है, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो ये नीति आयोग के अंतर्गत आता है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेल करने का प्रश्न है, योजना और प्रारंभ वर्ष। तो पीएम जन आरोग्य अभियान 2018 में शुरू किया गया था और पीएम वय वंदना योजना 2017 में शुरू किया गया था। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना ये 2015 में शुरू किया गया था और स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू किया गया था। तो 2, 3, 1, 4 इस हिसाब से आपका विकल्प ए सही है, 2, 3, 1 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन के बारे में सही नहीं है? तो देखिए 18 से 40 वर्ष आयु के वर्ग के लोग इसके लिए पात्र हैं, बिल्कुल सही है। उनका वार्षिक लेन देन टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, एकदम सही है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, गलत है। तो यही आपका विकल्प होगा सी, राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, ये विकल्प सही नहीं है, क्योंकि कोई भी दो पेंशन योजनाओं का लाभ उठा नहीं सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। निधि कार्यक्रम, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन से सही है। निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है, ये सही है, पहला जो कथन है। दूसरा है कि इसका उद्देश्य 20 छात्रों को स्टार्टअप हेतु प्रति वर्ष वित्तीय सहायता करना है, एकदम सही बात है। तो आपका दोनों ही सही है, तो विकल्प क्या होगा सही? सी, 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो बेनेट द्वारा पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन गैस नहीं है? ठीक है, प्राकृतिक कौन सी नहीं पाई जाती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा इसका, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो देखिए परिचालन पर्यावरण, ऐसा कोई जो वर्गीकरण नहीं होता, भौतिक पर्यावरण होता है, सांस्कृतिक होता है, जैविकी होता है, इस तरह से विकल्प ए आपका सही होगा। परिचालन पर्यावरण जैसा कोई वर्गीकरण नहीं होता। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित, ये कथन था कि केंद्रीय जो बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, एकदम सही बात है। कारण है बजट में घोषित 16 सूत्रीय कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित है, ये भी सही है। और जो कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए विकल्प सही होगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? ठीक है, तो समुद्र जलतल बढ़ेगा, सही है। हिम नदी का पिघलेगा, हाँ बिल्कुल सही है। बीमारियों का फैलना, ये भी संभव है। अप्रबल भित्ति का विरंजन होना, ये भी सही है। तो चारों ही जो पॉइंट दिए गए सही है, तो विकल्प आपका डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। प्रश्न है, ट्रैवल और टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रैवल और टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ये इसलिए विकल्प सी सही होगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बताना है कि कब से कब ये घटनाएं घटित हुई हैं। तो देखिए रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो 1992 में हुआ था। ठीक है, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में हुआ था। ठीक है, 87। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो प्रवर्तन हुआ था वो 1989 में हुआ था। और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन जो हुआ था 1972 में हुआ था। तो आपका विकल्प हो जाएगा 4, 2, 3, 1। तो विकल्प बी 4, 2, 3, 1 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से काल स्थापना के क्रम में लगाना है आपको। तो देखिए नाबार्ड जो की स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी। ठीक है, 1982। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा शुरू किया था 1992 में, 92-93 था। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 था, तो 98। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। तो क्रम देख लीजिए आप क्या हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। तो ए सही होगा
विकल्प आपका 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? फिर से नहीं है पूछ रहा है, तो हरियाणा उसका हिस्सा नहीं है, विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौशल भारत अभियान। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी, सही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था, ये गलत है, क्योंकि सिर्फ सूचना तकनीक में प्रशिक्षित नहीं करना था, इसके बहुत से आयाम थे, तो इसलिए ये 2 गलत हो जाएगा। तो आपका उत्तर होगा केवल 1, ए ऑप्शन केवल 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया था? तो 2019 में शुरू किया गया था ये कार्यक्रम, तो डी विकल्प सही है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इक्ष्वाकुओं को कहा जाता है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा, इक्ष्वाकु। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? तो अलग समिति जो है आपकी, अलग, ये जो है वो उसने से पोषक तत्वों के आधार पर गरीब रेखा का निर्धारण किया था। अभी तक जो गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए आधिकारिक समितियां बनाई गई हैं, कई बनाई गई हैं। सबसे पहले योजना आयोग कार्य समूह बनाया गया था 1962 में, फिर VM दांडेकर व रथ आयोग बना था 1971। अलग समिति जो इसमें विकल्प दिया गया है 1979 में बना था। लकड़वाल समिति जो है वो 1993 में बनी थी। तेंदुलकर समिति 2009 में बनी थी, और जो रंगराजन समिति है वो 2014 में बनी थी। ये सभी उसी से संबंधित है, तो ईयर भी कभी कभी पूछा जा सकता है या क्रम पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो वो मार्ग निर्माण से संबंधित था। जो एग्रोनोमी है वो मार्ग निर्माण कराता था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? फिर से नहीं है, तो कौन सा नहीं किया जाता? सामाजिक असमानता, डी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक असमानता। देखिए मानव विकास सूचकांक में 3 का उपयोग होता है, वो है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से सम्मिलित करने के लिए आया है। प्रश्न है महाजनपद और उनकी राजधानी से संबंधित। मत्स्य जो है उसकी राजधानी क्या था? विराटनगर। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, शूरसेन की मथुरा और अश्मक की पोतन। तो सही विकल्प होगा 3, 4, 1, 2, यानी सी 3, 4, 1, 2। ठीक है। अगला प्रश्न है गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। तो ऑस्कर लुइस ने ये विचार प्रस्तुत किया था, द आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी, गरीबी की संस्कृति किसने दिया? ऑस्कर लुइस द्वारा। ये सही होगा विकल्प। अगला देखते हैं कथन कारण। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती कथन जो है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है, एकदम सही बात है। ठीक है। कारण है लिखा हुआ कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। ये भी सही है। तो इस तरह से चूंकि कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए विकल्प 1 सही होगा कि AR दोनों सही है और RA की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों की विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण था, पर्यावरण प्रदूषण था, राजनीति और विकास नहीं, और जनसामान्य का विस्थापन और पुनर्वास ये महत्वपूर्ण मुद्दा था। इस तरह से विकल्प सी आपका नहीं था, तो उत्तर हो जाएगा सी, राजनीति और विकास।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ठीक है, तो उत्तर होगा वीएस वाकांकर। ये उत्तर सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति की उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा प्रारंभ हुई। तो वो कौन सा जो प्रतिवेदन था? वो था अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, ब्रटलैंड रिपोर्ट भी इसे कहते हैं। 1987 में यहाँ दिया ही हुआ है कि इसके आधार पर धारणीय विकास की अवधारणा प्रारंभ हुई या चर्चा प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। बालू कहाँ पड़ेगा आपका? बालू पड़ता है हरियाणा में। मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और पडारी ये गुजरात में पड़ता है। और हुलास उत्तर प्रदेश में। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? 3, 2, 4, 1 डी। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। ठीक है, तो ऐसे कुल शहरों की संख्या क्या है? वो है 10। उत्तर प्रदेश के कुल 10 शहर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आते हैं। कौन से आते हैं? एक बार सुन लीजिए। कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, अलीगढ़, सहारनपुर, झांसी, बरेली, मुरादाबाद और आगरा। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कोई विकल्प में पूछ दिया जाए कि कौन से स्मार्ट सिटी में नहीं है, तो आपको काम आएगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कोट से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, पहला पॉइंट दिया गया कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वैनसांग, आबुज ईद अल मसूदी और अलबरूनी ने किया था। एकदम सही बात है, किया है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित एक बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग का प्रमुख पहल है? तो ये नीति आयोग की पहल है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में किसे भेजा गया था? तो वीपी वाडिया को भेजा गया था। तो विकल्प 1 सही हो जाएगा, वीपी वाडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व का पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं रेचल कार्सन। तो विकल्प सी सही होगा, रेचल कार्सन। एक्स ला शपैल 1748 की संधि, ठीक है, के संदर्भ में पूछा गया है। तो पूछा गया कि पहला जो कोट दिया है वो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, इससे बिल्कुल हुई थी, और इससे अंग्रेजों को पुनः मद्रास की प्राप्ति हुई, ये भी सही बात है। दोनों ही बातें सही हैं, इसलिए विकल्प क्या होगा आपका सही? सी। 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए, पूरक पोषण होता है इसमें, टीकाकरण का प्रबंध होता है, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा का होता है, परिवार नियोजन का संबंध इससे नहीं है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पुनः इतिहास से विकल्प है, भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 में, शाही पद जो अधिनियम है वो 1876 में लाया गया था, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में लाया गया था, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में लाया गया था। तो विकल्प आपका सही होगा 2, 1, 4, 3, यानी कि डी 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इतिहास से है, फिर से सुमेल के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, उत्तर वैदिक समाज कृषक समाज था, ठीक है, ऋग वैदिक समाज चारागाह
था और मध्यकाल जो था वो जमींदारी व्यवस्था वाला काल था। तो विकल्प क्या हो जाएगा आपका 4 3 1 2, यानी कि डी 4 3 1 2। ठीक है, अगला विकल्प देखते हैं। अगला प्रश्न है सिक्किम का भारत विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने? तो कानपुर 1971 में और जो लखनऊ है 1981 में बना था। तो विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? एम के गांधी गए थे, सरोजनी नायडू थी, पंडित मदन मोहन मालवीय थे। तो कौन नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो विकल्प डी सही होगा। इसमें से सिर्फ एम के गांधी जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, जजमानी नाम जो कहाँ पे प्रचलित है? तो ए उत्तर भारत में ये प्रचलित है। 12 बलूट ये महाराष्ट्र में इस नाम से जानी जाती है, सेम जजमानी है लेकिन 12 बलूट के नाम से जानी जाती है। मिरासी ये कर्नाटक में और अडाडे जो है वो तमिलनाडु में। तो विकल्प क्या होगा? 1 3 2 4, यानी कि बी 1 3 2 4। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से विकल्प सुमेल का ही है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ डिपोर्टेशन ये किसकी कृति है, पुस्तक है? तो ये है लाला लाजपत राय की। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा था। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था। तो 3 4 1 2, यानी विकल्प एक सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी मार्जिनल मैन की संकल्पना प्रतिपादन किया गया था किस द्वारा? रॉबर्ट ई पार्क द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट ई पार्क। तो विकल्प क्या होगा आपका? ए रॉबर्ट ई पार्क। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? किसने की थी? हैदर अली ने की थी। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? ठीक है, तो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना है, जंगलों में आग लगा देना है और वन प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार है, लेकिन जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ये कारण नहीं है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कथन कारण से है संबंधित प्रश्न है। कथन है ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। आपको पता ही होगा, ये बात सही है क्योंकि उन्होंने जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी नामक 3 व्यवस्था लागू की थी भू राजस्व की। अब कारण में कहा गया है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। ये बात बिल्कुल सही है इंडिविजुअली। अब कारण जो है वो कथन को समर्थन है, यानी कि अलग अलग भू राजस्व व्यवस्था के कारण ही अलग अलग वर्ग बन गए थे, इसलिए विकल्प ए सही होगा। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला देखते हैं। करंट अफेयर्स का था लेकिन जानिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इस तरह से हो जाता है क्योंकि रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया था। कहाँ किया गया था 2020 में? तो हुबली में किया गया था। ठीक है, विकल्प एक सही है। अगला प्रश्न काल क्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है आपको। इस तरह के प्रश्न में या तो आपको उसके लेखक पता हो और लेखक किस शासक के काल में थे उससे अगर लिंक कर पाएंगे तो इजी हो जाता है ये इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करना। जैसे फतवा ए जहांदारी है वो बर्नी ने लिखी है, ये तुगलक वंश से संबंधित थे, आपको पता है। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबाई ने लिखा है, ये पृथ्वीराज चौहान से संबंधित थे। किताबुल हिंद जो है अल-बरूनी ने लिखी थी। और तबकाते नासरी जो है वो मिनहाजुल सिराज ने लिखी थी, वो नासरुद्दीन से संबंधित है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो पहले किताबुल हिंद, उसके बाद पृथ्वीराज रासो, ठीक है, और उसके बाद तबकाते नासरी
और अंत में फतवा है जादारी, क्योंकि ये तुगलकवंशी है। ठीक है, अब इस क्रम में आप लगाएंगे तो विकल्प सही कौन सा हो जाएगा? डी, 3 2 4 1। ठीक है, डी हो जाएगा सही। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1667 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो इसका उत्तर होगा ए, अबुल हसन कुतुब शाह। इस तरह के प्रश्न में कुछ ट्रिक्स काम कर सकते हैं। जैसे देखिए, गोलकुंडा पे कुतुब शाही शासकों का शासन था, तो यहाँ कुतुब शाह सिर्फ ए विकल्प में, अगर नाम आपको पता नहीं था तो भी आप गेस कर सकते थे कि इसका उत्तर होगा ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। सही है, ये बात बिल्कुल सही है। और अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। ये भी सही है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी, 1 और दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेल का प्रश्न है, दीवाने तन जो अधिकारी थे वो किससे संबंधित थे? वो संबंधित थे जागीर व वेतन को देखने से। ठीक है, तो 3 मुस्तारफी, वो किससे संबंधित थे? राज के आय व्यय का निरीक्षण करते थे ये। ठीक है, मुशरिफ, ये थे कार्यालय को संभालने के लिए। और वाक्यानवीस, ये थे प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करना इनका कार्य था। तो 3 4 1 2 यानी विकल्प भी सही होगा, 3 4 1 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से, इसको स्किप करते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हो सकता है बाद में पूछ दे। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया? यानी कि स्थापना कहाँ हो रही है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की? तो प्रयागराज में हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो निवास स्थान से संबंधित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में रहते थे। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद में। सही है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा में ही रहते थे। ठीक है, सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तानी, ये गलत है, क्योंकि शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहते थे, इसलिए विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान में नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? तो वो थी शाहाब नहर। ये उत्तर सही होगा, बी, विकल्प बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? कौन लेखक था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इन्होंने ही किताब नौरस लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है नहीं है, कौन मूल निवासी नहीं है? तो देखिए, हालचू है, ओनसे है, रेंगमा नहीं है, शोम्पेन भी है। रेंगमा नागालैंड के मूल निवासी हैं, तो उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? ठीक है, मतलब हिमालय के पार से निकलती है, तो उत्तर हो जाएगा बी, सतलज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनजाति और सुमेल पूछा है, तो पहला है अंगामी, नागालैंड की जनजाति है। बिरहोर झारखंड की जनजाति है। खस अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये असम में पाई जाती है। टोटा तमिलनाडु के, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, खस, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेल करना है। ठीक है, तो साला झील जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील जो है वो हरियाणा में है। लोकटक झील मणिपुर और काली वैली झील तमिलनाडु में। तो 1 2 3 4 विकल्प एक सही होगा आपका, 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया? ठीक है, तो हरियाणा ने किया,
इम्पोर्टेंट इसलिए कि किसान क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा, लेकिन पशु किसान क्रेडिट कार्ड हरियाणा में प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित कथन है, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ये गलत है, क्योंकि सबसे बड़ा केंद्र आपका अहमदाबाद में ना होकर महाराष्ट्र में है, तो ये गलत है। अगला है, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल का कोई समस्या नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, तो विकल्प डी सही होगा। ए गलत है किंतु आर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो हिमाद्री, जो कि हिमालय से संबंधित है, तो ये नवीनतम पर्वत श्रेणी हो जाएगी। बाकी अरावली, विंध्याचल और पश्चिमी घाट तो इनसे पुरानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये करंट अफेयर से संबंधित है, तभी देखते हैं कि क्या है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत का केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृति दी है? तो कुशीनगर हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। जी सही होगा। अगला प्रश्न सुमेल करना है आपको, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य है। तो जो इंद्रावती है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। मोल्लेम जो है गोवा में है। कलेसर जो है आपका वो हरियाणा में है, और जो बेतवा है वो झारखंड में है। तो आपका विकल्प होगा 4, 3, 2, 1 यानी ए सही होगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, ये करंट अफेयर से संबंधित है, इसको स्किप करते हैं। हाँ, ये देखते हैं भूगोल से संबंधित प्रश्न। आपको खनिज और उत्खनन शहर को देखना है कि कौन से सही है। तो तांबा जो है, चित्रदुर्ग में तांबा का उत्खनन नहीं होता है। ठीक है। और लौह अयस्क बेल्लारी, ये बिल्कुल सही है। मैग्नीज है भिलवाड़ा में, उसका उत्खनन नहीं होता है। बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट जो है वो कटनी में इसका उत्खनन होता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा था कि कौन से सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका 1 और 3 सुमेलित नहीं है, तो सी हो जाएगा उत्तर इसका 1 और 3। चित्रदुर्ग जो आपका है ये कर्नाटक में ही है, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और जो आपका भीलवाड़ा है ये राजस्थान में है, और ये टंगस्टन के लिए है, न कि मैग्नीज के लिए फेमस है। ठीक है, और बेल्लारी भी कर्नाटक में ही है, और कटनी जो है आपके एमपी में है। अगला प्रश्न, कश्मीर घाटी स्थित है किसके मध्य? तो इसका उत्तर होगा बी। ठीक है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, तो बी सही होगा आपका उत्तर। अगला तो करंट अफेयर से इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यमुना नदी को निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करने को कहा गया, पश्चिम से पूर्व इनका क्रम पूछा गया है। ठीक है, तो अगर क्रम देखेंगे तो सबसे पहले जो है वो चंबल है पश्चिम में। ठीक है, उसके बाद नंबर आएगा आपका सिंध का, सिंध के बाद आपका नंबर आएगा बेतवा का, अंत में केन। तो इस तरह से जो विकल्प है वो होगा 4, 3, 1, 2 यानी कि ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी करंट अफेयर से संबंधित है, इसको स्किप करते हैं। हाँ, ये प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से सुमेलित पूछ रहा है। तो जो लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र और देश कहाँ पर है? तो कारागांडा जो है वो कजाकिस्तान में है। हाँ बिल्कुल सही है। यूक्रेन में क्रिवोई राग है। हाँ बिल्कुल सही है ये। जर्मनी में नोरमैंडी, ये गलत है क्योंकि नोरमैंडी जो है वो जर्मनी में है, जर्मनी में ना होकर फ्रांस में है। ठीक है, तो इस तरह से विकल्प सी सुमेलित नहीं है, यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो उत्तर होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ठीक है, सी विकल्प सही होगा।
अगला भी करंट अफेयर से संबंधित है तो इसको स्किप करते हैं। ये देखते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश से सुमेल करना है। तो जो बगायो है वो फिलीपींस में होता है, हरिकेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून जो है चीन में और विविलिस ऑस्ट्रेलिया में। तो उत्तर 3-4-2-1 यानी बी सही होगा, 3-4-2-1। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सुपोषण यानी यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है, कौन कौन से सही है पूछ रहा है। तो पहला कथन है यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, बिल्कुल ये कम करता है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, ठीक है, एकदम सही बात है। पोषक तत्व जब जल निकाय में अधिक हो जाते हैं तो वहाँ एल्गीज की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है, जिससे वो ऑक्सीजन का ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा? सी 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो ये देखेंगे तो दक्षिणी पश्चिमी तट यानी डी जो है वो विकल्प सही होगा, दक्षिणी पश्चिमी तट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से कालानुक्रम में बताना है, ठीक है, योजनाएं हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये शुरू कब किया गया था? 1973 में, 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी जो है 1992 में शुरू किया गया था, ध्यान रखिए 1992। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, 72। और जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया था? ये 2002 में, ठीक है, लागू हुआ तो 2003 में, ठीक है। तो विकल्प आपका क्या होगा सही? 3, 1, 2, 4 यानी सी विकल्प सही होगा, 3, 1, 2, 4, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न घुमा के भी फिर पूछ सकता है। जैसे पूछ दे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो आपको 1972 बताना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो अगुलहास जो है वो हिंद महासागर से संबंधित है। अगला प्रश्न है एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों को गुजरना कहलाता है, क्या कहलाता है? ए जैव भू रसायन चक्र कहलाता है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जाति समूह का देशों से मिलान करना है। तो यहूदी आपको पता ही होगा इज़राइल में होते हैं, जो टेडा होते हैं वो लीबिया में होते हैं, बेज़ा ये मिस्र में होते हैं, और जो लुर होते हैं वो ईरान में होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1, 2 यानी विकल्प डी सही होगा, 4, 3, 1, 2। तो ये प्रश्न पत्र पूरा हुआ।